तो आज आपका नया टॉपिक इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अपने पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो आज बात करेंगे स्पॉन्टेनिटी के बारे में। ये स्पॉन्टेनिटी अपने पास क्या होती है, कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं स्पॉन्टेनिटी को, और क्यों थर्मोडायनेमिक्स में आपको जो स्पॉन्टेनिटी है वो पढ़ाई जा रही है। अगर मैं आपसे कहूं तो अब आपके पास शुरुआत होने जा रही है थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ की। अभी तक हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में जितना भी पढ़ा है सिर्फ कौन सा लॉ पढ़ के आए हैं हम लोग, वहां पर फर्स्ट लॉ। बात क्या है कि मैं आपको पहले लिमिटेशन बता देता हूं कि फर्स्ट लॉ में ना हमारे पास कमी क्या थी। फर्स्ट लॉ क्या करता है, आपके पास वो इंथैल्पी चेंज के साथ डील कर लेगा, वर्क डन के साथ डील कर लेगा, हीट चेंज कहीं पर आपके पास है, जैसे हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम होती है पॉजिटिव एंड हीट रिलीज बाय द सिस्टम नेगेटिव है, ये सब साइन कन्वेंशन वहां पर है। इंथैल्पी चेंजेस के बारे में भी वहां पर जिक्र कर रखा है। लेकिन बात क्या होती है कि अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं ना, कि जैसे आपके पास बॉडी है, कोई भी बॉडी को अगर हम लोग कहें कि वो जब अपने पास हीट एब्जॉर्ब करेगी तो हीट का फ्लो हमेशा कहां से कहां होता है, बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्या कभी कोई बॉडी में हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या कभी लोअर से हायर नहीं हो सकता, क्या होता है? ठीक है, बट इसके बारे में ना कहां पर आपके पास आपको इसका रेफरेंस नहीं मिलेगा फर्स्ट लॉ में। तो मतलब जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ आपके पास डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर में ना यूनिडायरेक्शनल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर के चल रहा है। मतलब वो कह रहा है कि बस हायर टू लोअर है, तो लोअर टू हायर के बारे में वहां पर अपने पास कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ये अपने पास एक उसकी लिमिटेशन थी। आई बात समझ में? अब जब सेकंड लॉ का यहाँ पर इंट्रोडक्शन होगा तो आपको कई सारी नई चीजें पढ़ाई जाएंगी, जिसमें हमारे पास जो शुरुआत होने जा रही है सबसे पहले कहां से हो रही है, इसमें स्पॉन्टेनिटी से हो रही है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। अगर आप डेफिनेशन में देखोगे तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है कि कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जो कि कुछ गिवन कंडीशंस के अंडर हो रहा हो, बट बात क्या है कि इसमें ना हमें इनिशिएशन की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मतलब अगर आपने एक बार जो प्रोसेस है, अगर आपका प्रोसेस एक बार चल गया तो आपको बार बार बीच में जाकर के वो प्रोसेस दोबारा नहीं चलाना पड़ेगा। छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप गैस पे खाना अपने पास पकने के लिए रख देते हो तो आपके पास खाना सिर्फ उतनी देर ही पक सकता है जितनी देर आपकी गैस चालू है। जैसे मेरे पास गैस बंद होगी तो उसके बाद क्या होने लगेगा, खाना ठंडा पड़ने लग जाएगा। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपके पास वो प्रोसेस है जो कि खुद से ही हो जाएंगे, ये अपने पास खुद से ही हो जाएंगे और इनके लिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपने पास खुद से ही आगे बढ़ते हैं और इसके लिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या आप मेरे को कुछ ऐसे एग्जांपल्स बता सकते हो क्या जो अपने आपने नॉर्मल लाइफ में देखे होंगे, रोजमर्रा की जिंदगी में कहते हैं जिसको? नहीं, कंबशन इज नॉट एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कंबशन के लिए तो आपको मैंने बोला ना खुद से, आपको खुद से कुछ करना ही नहीं है। बिल्कुल सही आप लोगों ने बोला, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, या अपने पास जैसे अगर मैं कहूं कि आपने पानी में क्या कभी चीनी घोली है क्या? डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। अगर आप पानी में चीनी घोलते हो तो आपको भी पता है कि अगर मैं चीनी डाल के छोड़ भी दूंगा ना, कुछ ना भी करूं, तो बहुत स्लो रेट से भले ही वो डिसॉल्व होगी पर हो जाएगी। ठीक है, डिसॉल्विंग शुगर, शुगर इन वाटर, वाटर। कोई भी ऐसा प्रोसेस का एग्जांपल यहां पे नहीं लेंगे जहां पे कंबशन हो रहा हो, जलाने की बात नहीं करेंगे। मैं यही तो कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, खुद से हो जाए, खुद से। ठीक है, वो प्रोसेस खुद से हो जाए। बिल्कुल, एक सेकंड जो प्रोसेस हो सकता है अपने पास वो किसका हो सकता है यहाँ पे? इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन भी मेरे पास खुद से हो जाता है। ठीक है, अगर आप पानी को खुला छोड़ दोगे, कोई जरूरत नहीं उसको टेम्परेचर देने की या धूप में रखने की। अगर आप हवा के नीचे या नॉर्मल रूम में भी रखोगे तो भी क्या होगा, अपने पास वहां पर वो जो पानी है वो इवेपोरेट होने लगेगा। ठीक है, इतनी बात आई यहां पर समझ में? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे प्रोसेस हो गए जो कि खुद से ही अपने पास अकर कर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इनिशिएट नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है यहाँ पर? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, आई बात है यहाँ पर समझ में? व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉन्टेनिटी? तो यहां पर ऐसे कौन कौन से प्रोसेस है जिनके बारे में हम लोगों को कभी भी जिक्र नहीं करना है कि स्पॉन्टेनियस है? जैसे आपने बोल दिया कंबशन हो रहा है कहीं पर, क्या कंबशन कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है क्या? कंबशन आपके पास स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता, क्योंकि भाई आपको एक्चुअल में जाकर के उस सामान को जलाना पड़ेगा और एयर जो है वहां पे लगातार चाहिए फिर उसके बाद। ठीक है, तो बिना एयर की प्रेजेंस में वो हो भी नहीं सकता है और आपको यहाँ पर आपको खुद से इग्निशन देना पड़ेगा, इग्नाइट करना पड़ेगा सब्सटेंस को। तो बात ये होती है कि कंबशन जैसा जो प्रोसेस है, मेरे पास कंबशन जैसा प्रोसेस कभी भी किसी एग्जांपल में काउंट नहीं होगा यहाँ पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो क्या होते हैं।
अब लेकिन पता है बात क्या आएगी, सारी की सारी वो आएगी कि आपको ये जो स्पॉन्टेनिटी है वो पढ़ा क्यों रहे हैं, मतलब ये स्पॉन्टेनिटी का क्या रूल है कि क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको ये स्पॉन्टेनिटी के बारे में। अभी स्पॉन्टेनिटी की भी बात करते हैं। तो यहीं पे हम लोगों ने जो एग्जांपल्स लिखे हैं, अगर हम कुछ और एग्जांपल्स की बात करें तो क्या क्या एग्जांपल्स और हो सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के? और कोई एग्जांपल जानते हो कि आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का? फ्लो ऑफ वाटर डाउन द हिल। अगर आप देखोगे जो अपने पास पानी है, अगर कहीं पे कोई नदी है, अगर नदी कभी पहाड़ से चल के आ रही है तो ऑब्वियसली बात है उसका पानी का जो फ्लो हमेशा कहां पे रहेगा, मेरे पास नीचे के ही तरफ रहेगा। ऐसा नहीं होगा कभी जो पानी नदी से है वो पहाड़ की तरफ चलने लग जाए। दूसरा जो आपके पास दूसरा क्या हो सकता है, इवेपोरेशन हम लोग लिख चुके हैं, इवेपोरेशन हो चुका है। इवेपोरेशन आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही है, ठीक है। तो अब जो फ्लो ऑफ वाटर है ना डाउन द हिल, या आपने कोई, रुक जाओ पहले मेरे को बताने दो, आपने जैसे अपने पास कोई पत्थर रखा हुआ है, अगर आपने पत्थर भी कोई किसी ऊंचाई पे रखा हुआ है तो अगर मैं उसको जैसे ही छोड़ूंगा ना पहाड़ से, तो ऑब्वियसली बात है वो पत्थर अपने आप ही नीचे आ जाएगा, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूं ये कोई स्टोन है, ये ऐसे रखा हुआ है हिल पर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये धीरे धीरे ना नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये अपने आप क्या आ जाएगा, डाउन द हिल। तो एक चीज हम ये भी लिख सकते हैं कि मोशन ऑफ स्टोन डाउन द हिल। वैसे फ्लो ऑफ वाटर डाउन द हिल या फ्लो ऑफ वाटर को ना हम ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम हिल्स टू प्लेन्स। आपको भी पता होगा कि जो नदी होती है, नदी का पानी जब हिल से प्लेन की तरफ आता है तो नदियों में जो पानी आपको देखने को मिलेगा उसमें हमेशा पानी किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आप देख रहे हो ना यहाँ पर, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो कि खुद से हो जा रहे हैं, अब कोई भी प्रोसेस अगर खुद से हो जा रहा है, आपने अगर उसके पीछे कोई मेहनत नहीं करी है, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई बिना फोर्स लगाए कोई काम नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को आगे चलाने के लिए या शुरू करने के लिए कोई ड्राइविंग फोर्स हम लोगों को रिक्वायर होता है। तो जो हमारे लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि यार ड्राइविंग फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, इनिशिएशन के लिए। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या कहेंगे हम लोग, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि भाई हमें एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए, और ये ड्राइविंग फोर्स क्यों चाहिए, इसके इनिशिएशन के लिए चाहिए। इनिशिएशन का मतलब है कि जो उसको शुरू कर सके और प्रोसेस को आगे चला सके। तो यहां पर जो सारा का सारा खेल है वो पता है किस चीज का है, ये ड्राइविंग फोर्स का। किस चीज में पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स को, अभी अपने पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में। तो ये ड्राइविंग फोर्स के बारे में आपको बात समझ आई है, ड्राइविंग फोर्स अपने पास क्या है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अब जो दूसरा रहता है अपने पास, जो कि रहता है एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कह रहे हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ना खुद से आगे नहीं बढ़ेंगे। अब अगर ये खुद से आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये कैसा प्रोसेस हो गया मेरे पास, जो कि खुद से भी नहीं आगे जाएगा। तो लिखा है टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ, कैन नाइदर टेक प्लेस बाय इटसेल्फ एंड नॉर बाय इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या होता था कि भाई आपको एक बार जाकर के इसको कम से कम इनिशिएटिंग फोर्स तो देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपने कहीं पे जाकर के भाई आपने बोला कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर माचिस से कोई भी सामान को जलाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, पर वो भी तब तक ही जलेगा जब तक वहां पे एयर है। जहां एयर हटाई वो जलना बंद हो गया, तो इनिशिएट तो आपने किया पर वो फिर भी नहीं जला। क्यों नहीं जला, क्योंकि एयर कट हो गई। तो आप लोगों को जो मेन बात यहाँ पे समझनी है वो क्या है कि आपके प्रोसेस को आगे बढ़ाए रखने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ रही है हम लोगों को, एक ड्राइविंग फोर्स की। अरे आपकी गाड़ी में जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है, अगर ड्राइवर आपको कहे कि मैं 10 किलोमीटर की राइड पे आपको लेके जा रहा हूं, पहले 2 किलोमीटर गाड़ी चला के छोड़ दूंगा, आपकी गाड़ी अगले के 8 किलोमीटर अपने आप कवर कर लेगी क्या? अगर ड्राइवर कहे मैं नहीं देता एक्सेलरेटर, तो ऑब्वियसली बात है आपकी गाड़ी को एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए। और ड्राइविंग फोर्स कौन दे रहा है आपकी गाड़ी को? इंजन दे रहा है। और इस इंजन को, उस इंजन को अपने पास एक्सेलरेटर का जो पुश चाहिए वो कौन देगा? ड्राइवर। तो बिना ड्राइविंग फोर्स दिए जैसे आपकी गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया सकता, वैसे हमारे पास प्रोसेसेस भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाए जा सकते हैं। किसके बिना? अपने पास ड्राइविंग फोर्स के बिना। तो आप लोग मेन चीज जिसको यहां पर समझो वो क्या है, यहां पर ड्राइविंग फोर्स है। आई बात समझ में ड्राइविंग फोर्स की क्या इंपॉर्टेंस है? अब आप जरा यहाँ पे बात समझना, जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है कि ये ना तो खुद से होंगे, ठीक है, ना ये कभी खुद से होंगे, और अगर आपने इनिशिएट कर दिया तो भी ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, क्या क्या एग्जांपल से बताऊं मेरे पास? भाई एक जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो क्या है हमारा, जिसको कि हम लोग बोले सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी कैसा प्रोसेस है?
ये स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस? आप लोगों के केस में नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्यों? क्योंकि खुद से तो हम कभी करेंगे नहीं, और अगर हमें जबरदस्ती किसी ने पढ़ने के लिए बैठा भी दिया हम तो भी नहीं पढ़ेंगे, 5-10 मिनट पढ़ के दिखा देंगे पर हम नहीं पढ़ेंगे। तो सेल्फ स्टडी कैसा प्रोसेस हो गया आपके पास? नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। और अगर अब मैं बात करूं, देखो अब जो हम लोगों ने पीछे भी बोला था, मैं आपको कहता हूं कि आपको पानी ना ऊपर चढ़ाना है, पहाड़ में अगर आपको पानी ऊपर चढ़ाना है तो मैं आपको कहता हूं फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर, बट मैं यहां पे लिख दूं अपसाइड। तो क्या नदी से कोई पानी है क्या उसको ऊपर की तरफ चढ़ाया जा सकता है क्या? नहीं चढ़ा सकते हो आप, ठीक है। अगर आपने इसको लगातार आपको ड्राइविंग फोर्स जो है वो देते रहना पड़ेगा। तो नदी में तो आपने ऊपर चढ़ा दिया तो वो अपने आप ही नहीं चढ़ता रहेगा ना। हाँ, वो तो मोटर लगी हुई है ना वहां पे, मोटर जो है वो ड्राइविंग फोर्स दे रही है, ठीक है, तो उससे वो चल रहा है, तो वो भी नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जैसे फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर अपसाइड हो गया। अगर हम लोग बात करें तो हीट ट्रांसफर हो सकता है। हीट ट्रांसफर की अगर मैं बात करूं, हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी। कोई बॉडी जो कि ठंडी है, ठंडी बॉडी से आपके पास जो हीट फ्लो हो रही है कैसी बॉडी की तरफ फ्लो हो रही है? टुवर्ड्स अ हॉट बॉडी। ये प्रोसेस कभी खुद से नहीं हो सकता है, और अगर ये खुद से नहीं हो सकता है तो ऑब्वियसली बात है इनिशिएशन तो यहाँ पे गया। अगर आपने इसको इनिशिएट भी कर दिया तो लगातार प्रोसेस को चलाए रखने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो सारा का सारा खेल है वो ड्राइविंग फोर्स का है। लेकिन अब मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिखे हैं, अगर इन एग्जांपल्स की हम लोग बात करें तो ये जो स्पॉन्टेनिटी और जो नॉन स्पॉन्टेनिटी है ना, इसको अब आप लोग यहाँ पे अगर समझोगे तो समझने के लिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है मेरे पास रूल फॉर अटेनिंग मिनिमम एनर्जी। आपको पता है सारी की सारी जो बॉडीज हैं, सारी की सारी बॉडीज क्या करना चाहती हैं? ये मिनिमम एनर्जी पे रहना चाहती हैं। हम लोगों ने केमिस्ट्री में शुरुआत में पढ़ा था कि जो स्टेबिलिटी होती है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर किसी प्रोसेस को या किसी बॉडी को अगर अपने पास स्टेबल होना है तो उसको एनर्जी क्या रखनी पड़ेगी? अपने पास कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एनर्जी लो है तो एनर्जी लो होने से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? आपके पास ऑटोमेटिकली वहां पर हाई हो जाएगी। तो अगर एनर्जी लो रखेंगे तो एनर्जी लो रखने से स्टेबिलिटी कैसे निकल करके आएगी? आपके पास हाई। ठीक है, इतनी बात आई यहां पर आपके पास समझ में। तो देखो अब वैसे ही हमने ना वहां पे कई सारे एग्जांपल्स लिखे थे, अब आप उन एग्जांपल्स को एक एक करके समझना। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला था फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, और ये कैसा हो रहा था? डाउनहिल हो रहा था, ठीक है। डाउनहिल का मतलब है कि ऐसे अगर आपके पास नदी है तो ये पहाड़ से फ्लो करके नीचे की तरफ आएगी। अगर मैं बोलूं पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो कहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पर ज्यादा होगी या पॉइंट बी पर ज्यादा होगी? ऑब्वियसली बात है कि पॉइंट ए जो है वो आपके ग्राउंड से किसी हाइट एच पर है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? मेरे पास हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो कहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी? ए पॉइंट पर। और कहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास कम है? बी पॉइंट पर। इसलिए पानी क्या कर रहा है? कहां की तरफ फ्लो करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे पास हाई से लो की तरफ, ठीक है। ये नेचर का रूल है, मतलब नेचर ने अपने पास से बनाया। अब इसमें कोई ग्रेविटी वगैरह का भी कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, ये आपको एक समझाने के लिए एक एग्जांपल दिया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद हम जाने वाले हैं सीधा अपने केमिकल प्रोसेसेस पे। तो पोटेंशियल एनर्जी हाई से लोअर का शिफ्ट ले रही है। ऐसे ही अब अपने जो बोला कि भाई जो पत्थर है, अगर कोई यहां पर हमारे पास स्टोन भी रखा हुआ है इस पे हिल पे, तो वो भी फ्लो करके नीचे ही आएगा। तो इसका मतलब है वो भी क्या कर रहा है? वो भी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी को ना कम से कम रखना चाहता है, ताकि उसकी स्टेबिलिटी क्या रहे? मेरे पास मैक्सिमम रहे। तो बॉडीज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अपने पास एनर्जी को कम रखना है ताकि स्टेबिलिटी क्या रहे? वहां पर ज्यादा रहे, ठीक है। अब डाउनहिल क्या? अब जरा इनको केमिकल रिएक्शंस के लिए समझना। देखो केमिकल रिएक्शंस के लिए समझने का मतलब होता है, आपको पता है कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन दो तरीके की हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो होती है एंडोथर्मिक, और दूसरी कौन सी होती है आपकी? एक्सोथर्मिक।
ठीक है, एक हो गया एंडोथर्मिक और एक हो गया एक्सोथर्मिक। बातें मत करो, यहां पे ध्यान दो। एंडोथर्मिक है, दूसरा आपके पास एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है? एब्जॉर्ब होती है। आपने बोला कि यहाँ पर जो Q है मेरे पास, ये जो Q की वैल्यू है ये कैसी आएगी? जो आपकी हीट है वो एब्जॉर्ब होगी, और एक्सोथर्मिक में जो हीट है वो क्या होगी मेरे पास? रिलीज होगी। तो जो पहले वाला केस है, जो एंडोथर्मिक वाला केस है, अगर एंडोथर्मिक वाले में बोलूं जो इनिशियल इंथैल्पी थी सिस्टम की, और एक होगी मेरे पास फाइनल इंथैल्पी। यहाँ पे इनिशियल इंथैल्पी ज्यादा है या फाइनल इंथैल्पी ज्यादा होगी? क्योंकि सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब कर ली, तो इनिशियल इंथैल्पी कैसी निकल करके आएगी? लो। और एक्सोथर्मिक में क्या होगा? जो इनिशियल इंथैल्पी है वो क्या रही होगी आपके पास? हाई रही होगी, और फाइनल इंथैल्पी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई आपके सिस्टम ने हीट क्या कर दी? यहाँ पर रिलीज कर दी। और इंथैल्पी क्या होता था? इंथैल्पी आपके पास उन सभी एनर्जीज का सम होती थी जो कि किसी भी सिस्टम पर एट अ टाइम प्रेजेंट है। तो अगर हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो इंथैल्पी बढ़ेगी, और अगर हीट रिलीज हो रही है तो इंथैल्पी मेरे पास कम होगी। अब आप मेरे को बताना, जब हम लोग इंथैल्पी चेंज निकालते हैं ना डेल्टा एच, तो डेल्टा एच आप कैसे निकालोगे? एच फाइनल माइनस एच इनिशियल करके। यहां भी आप डेल्टा एच ऐसे ही निकालोगे, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल करके। बड़े में से अगर छोटा नंबर माइनस करेंगे तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। अगर आपने बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करा है तो आंसर कैसा है? पॉजिटिव। और अगर आपने छोटे नंबर में से एक बड़ा नंबर माइनस कर दिया, क्योंकि आपकी फाइनल इंथैल्पी लो है, इनिशियल हाई है, तो यहां पर आंसर कैसा आ गया आप लोगों के पास? नेगेटिव आ गया। तो पहले वाले केस में डेल्टा एच पॉजिटिव और अगले केस में डेल्टा एच कैसा है? नेगेटिव। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच कैसी होती है मेरी? नेगेटिव। और एंडोथर्मिक के लिए कैसी होती है अपने पास? यहां पर पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो इसमें से मिनिमम एनर्जी का रूल कौन सी रिएक्शन आपको लग रहा है फॉलो कर रही है? एक्सोथर्मिक वाले उसको फॉलो कर रहे हैं या एंडोथर्मिक वाले फॉलो कर रहे हैं? एक्सोथर्मिक वाले फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी हीट रिलीज कर रहे हैं, बाहर फेंक रहे हीट। क्यों बाहर फेंक रहे? वो चाह रहे मेरे पे कम से कम एनर्जी रहे, क्योंकि कम से कम एनर्जी रहेगी तो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होंगे। तो स्पॉन्टेनिटी की अगर बात करी जाएगी तो कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने की तरफ बढ़ना चाहता है? कौन सा प्रोसेस आपके पास? एक्सोथर्मिक वाला। तो ये जो एक्सोथर्मिक वाला प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक वाला प्रोसेस आपके पास टेंडेंसी रख रहा है किस बात की? टेंडेंसी टू अक्वायर मिनिमम एनर्जी। ठीक है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि भाई जो मेरा मिनिमम एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ना एक्सोथर्मिक में, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए जो डेल्टा एच है कैसा निकल करके आएगा? नेगेटिव निकल करके आएगा। अब मैं आपको कुछ रिएक्शंस बताता हूं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कुछ रिएक्शंस की मैं बात करूं, सबसे पहले क्या वाटर की फॉर्मेशन के बारे में सभी लोग जानते हैं? वाटर कैसे फॉर्म होता है? H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये हमारे एटमॉस्फेयर में ही चल रहा है ये प्रोसेस, ठीक है, हाई प्रेशर पे हो रहा है। आपको पता है ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच है कैसा होता है मेरे पास? नेगेटिव होता है। और वैसे ही हमारे पास दूसरा होता है अमोनिया गैस की फॉर्मेशन। अमोनिया गैस की जो फॉर्मेशन है वो भी अगर आप देखोगे तो अमोनिया गैस की फॉर्मेशन के लिए भी जो डेल्टा एच है या जो चेंज है वो कैसा है मेरे पास? नेगेटिव है। तो ये दोनों ही रिएक्शंस कैसे नेचर की हो गई? ये एक्सोथर्मिक हो गई। और ये जो दोनों ही केमिकल प्रोसेसेस है, ये एक्सोथर्मिक होने के साथ साथ स्पॉन्टेनिटी को बता रहे हैं या नॉन स्पॉन्टेनिटी को बता रहे हैं आपको? ये स्पॉन्टेनिटी को बता रहे हैं। अभी बताया है आपको स्पॉन्टेनिटी को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये हीट बाहर फेंक रहे हैं। आ रही है बात समझ में? भाई नेचर में पानी अपने आप बन जाता है। क्यों बनता है? यही प्रोसेस चल रही है वहां पे, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, वाटर अपने आप बन रहा है वहां पे। अमोनिया गैस भी बन रही है, तो आप थोड़ी कुछ कर रहे हो। क्यों? खुद से बन रहा है, स्पॉन्टेनियस है। और स्पॉन्टेनियस है तो उसके पीछे रीजन क्या है? अपने पास इनका जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव है। मतलब इनके पास टेंडेंसी है, किस बात की टेंडेंसी है? टू अक्वायर मिनिमम एनर्जी, ठीक है, टू गेट मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो अभी तक हम लोगों ने जितना यहां पर पढ़ा भाई, उससे हमें क्या बात समझ आई कि ये जो दोनों मैंने आपके सामने यहाँ पे चीजें लिखी हुई है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो दोनों रिएक्शंस थी आपके पास कैसी थी, जो भी हम लोगों ने यहां पर मेंशन करी थी, ये वाली हो चाहे ये वाली हो, दोनों ही कैसा है? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसको ना फीजिबल भी बोला जाता है। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, वो क्या होता है मेरे पास? फीजिबल। स्पॉन्टेनियस या फिजिबल का मतलब होता है कि जो कि नेचुरली अकरिंग है, ठीक है। फिजिबल का मतलब है कि जो आपके पास नेचर की जो टेंडेंसी है, ये उसको पकड़ करके चल रहे हैं, अपने पास नेचर के साथ अलाइन होकर के चल रहे हैं, ठीक है, आपके थर्मोडायनेमिक्स के रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो डेल्टा एच नेगेटिव आया, आपने बोला स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जैसे पानी का बनना, अमोनिया गैस का बनना। तो मेरे को इससे एक चीज समझ आई
कि अगर किसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस या फिजिबल होना है तो उसका डेल्टा एच कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो कंक्लूजन ये निकल करके आता है, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो कंक्लूजन आपको ये कहता है कि फॉर फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी, फिजिबिलिटी के लिए और स्पॉन्टेनिटी के लिए मुझे बताओ डेल्टा एच कैसा होना चाहिए। ये कह रहा है कि इसके लिए ना डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, पर पता है बात सारी की सारी क्या है, इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द केसेस। उसी चीज को अभी आगे समझेंगे कैसे। ठीक है, ये एक जनरल स्टेटमेंट हो सकती है, ज्यादातर जगह ये आपकी मदद कर सकता है, बट हर केस में ये आपकी मदद नहीं कर सकता है। कैसे नहीं कर सकता है, जैसे अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट, वो किसका पढ़ रहे हैं, मिनिमम एनर्जी का। तो जरा लिमिटेशंस देख लेते हैं। सो लिमिटेशंस ऑफ क्राइटेरिया फॉर मिनिमम एनर्जी। जैसे मैं आपको बोलूं कि अपने पास जो पानी है, अगर मैं पानी को हवा में भी रखूंगा तो वो अपने पास इवेपोरेट हो जाएगा, खुद में खुद इवेपोरेट होता है। स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आपने बोला इवेपोरेशन ऑफ वाटर, एंथैल्पी चेंज भी लेंगे ना आप जरा। तो पहले वाटर कौन सी स्टेट में रहा होगा, लिक्विड, और कौन सी स्टेट में चेंज कराना चाह रहे हो आप इसको, गैसेस में। तो ये क्या हो रहा है, इसका वेपराइजेशन हो रहा है। तो आपको पता है इसकी जो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है वो कितनी होती है। जो यहां पर मेरे पास इंथैल्पी चेंज है इसका वेपराइजेशन का, ये होता है पॉजिटिव वैल्यू रखता है, और ये रखता है 48.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जो इसका डेल्टा नॉट एच है वो कितना है मेरे पास, 40.8 किलो जूल पर मोल। क्या चीज आपने ध्यान दी, इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव है, पर ये प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस है। ठीक है भाई, पानी का इवेपोरेट होना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ, स्पॉन्टेनियस हुआ, आप थोड़ी करोगे। लेकिन अब तो आपके पास जो डेल्टा एच है वो कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। पीछे वाला कह रहा था नेगेटिव है। और भी समझते हैं जरा, इसी वाटर में एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। अगर आपके पास आइस है तो आइस भी क्या हो सकती है, मेल्ट हो सकती है। तो दूसरा अगर एग्जांपल लिया जाए तो क्या मेल्टिंग ऑफ आइस को कंसीडर कर सकते हैं। मतलब ये आपको बताएगा सिर्फ एक ही क्राइटेरिया इनफ नहीं है इसको जज करने के लिए, ये एक अभी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आपके पास अगर आइस है तो आइस पिघल करके आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और आपको पता है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सॉलिड टू लिक्विड लाने को क्या कहेंगे हम लोग यहां पर, फ्यूजन। तो क्या रिलीज होगी यहां पर, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब इसकी भी जो वैल्यू है ये भी पॉजिटिव ही होती है, और प्लस की 6 किलो जूल पर मोल होती है। कितनी होती है मेरे पास, प्लस 6 किलो जूल पर मोल। अब फिर से क्या आ गया यहां पर, पॉजिटिव आ गया। तो भाई ये प्रोसेस भी खुद से हो रहा है, पर ये तो डेल्टा एच पॉजिटिव लेकर के चल रहा है। और अगर मैं बोलूं तो सिर्फ पानी तक ये चीज सीमित नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आप अमोनियम क्लोराइड देख सकते हो, जब मेरे पास अमोनियम क्लोराइड को मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड जब पानी में जाता है तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, वहां पे अमोनियम आयन भी प्रोड्यूस करता है और क्लोराइड आयन भी प्रोड्यूस करता है। और आपको पता है इसका भी जो डेल्टा एच है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव में भी ये जो वैल्यू रखता है मेरे पास, वो रखता है प्लस की 15.1 किलो जूल पर मोल। तो यहां पे भी डेल्टा नॉट एच कैसा है इसका, पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस मैंने यहां पे लिखे ना अमोनियम क्लोराइड को अगर पानी में डालेंगे खुद से घुल जाएगा। दिस ऑल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, मल्टीपल एग्जांपल्स हो सकते हैं। बट इन सब का जो इंथैल्पी चेंज है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो ऑल अबव आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर। बट with a positive value of delta H।
ये सारे के सारे प्रोसेस मेरे पास कैसे हैं, ये सारे के सारे प्रोसेस आपके पास स्पॉन्टेनियस है, पर इन सभी के लिए जो डेल्टा एच वो कैसा निकल करके आ रहा है, पॉजिटिव निकल करके आ रहा है। आई बात समझ में? तो ये चीज पता है आपको क्या बताती है? देयरफॉर हम लोग ये चीज यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं यहां से कि ये जो क्राइटेरिया है ना किसका, मिनिमम एनर्जी को अटेन करने का, इट इज नॉट इनफ। किस चीज के लिए? स्पॉन्टेनिटी की हम लोगों को यहां पर चेक करने के लिए, इट्स नॉट इनफ टू चेक फॉर स्पॉन्टेनिटी। क्योंकि भाई अगर ऐसा होता तो फिर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकते थे। तो इसका मतलब कुछ और भी है, कुछ और भी ऐसा है अपने पास जो कि स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी के पीछे अपने पास रिस्पॉन्सिबल है, पर हम लोग उसको छोड़ रहे हैं। तो अगला हमें वही देखना है कि वो क्या चीज है आपके पास जो कि एक और फैक्टर बनेगी हमारे पास स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस को चेक करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि आपके पास जो मिनिमम एनर्जी रखने का जो क्राइटेरिया है, यही आपके पास इनफ कैपेबल नहीं है किस चीज के लिए, ये बताने के लिए कि कोई प्रोसेस मेरे पास स्पॉन्टेनियस है या नहीं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग क्या एग्जांपल देख करके आए हैं, हमने अभी यहाँ पर देखा था एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, वो पॉजिटिव है, पर उससे पता चलता है कि भाई जो आइस है वो अपने आप भी पिघल करके पानी बन जाएगी, और वैसे जो पानी है वो इवेपोरेट होकर के ऑटोमेटिकली वेपर में भी कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो वो एंथैल्पी चेंज वहां पॉजिटिव है, बट वो प्रोसेस उसके बाद भी स्पॉन्टेनियस है, मतलब खुद से ही इनिशिएट हो जाता है और प्रोसेस आगे बढ़ भी जाता है। अब आते हैं आपके पास दूसरी चीज पर जो यहाँ पर हम लोगों को पढ़नी है। तो पहली चीज तो थी टेंडेंसी टू अक्वायर मिनिमम एनर्जी। ठीक है, वैसे आपके पास अब जो दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पर होता है वो होता है टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस। ठीक है, टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस का मतलब आप अभी समझना कि इसका मीनिंग क्या है। सोचो ऐसा कि हम लोगों ने यहां पर जो दो गैसेस हैं उनको अलग अलग वेसल में फिल कर रखा है और वेसल्स को आपस में जोड़ रखा है, लेकिन इनके बीच में ना अभी यहां पर स्टॉपर लगा हुआ हो। तो इधर मेरे पास गैस ए है और यहां पर क्या है, अपनी गैस बी है। चलो गैस ए के अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये गैस ए के मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपने पास अभी इसी कंटेनर में भर रखे होंगे, और वैसे जो गैस बी है ये अपने पास ग्रीन वाले इसके मॉलिक्यूल्स हो गए, वो इस कंटेनर में भरे होंगे, बट ये अभी एक दूसरे के अंदर नहीं आ सकते हैं, एंटर नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन क्या, आपने बीच में क्या लगा रखा है यहाँ पर, ये स्टॉपर। ठीक है, तो गैस ए वाला चैम्बर है, गैस बी वाला चैम्बर है, तो इनके मॉलिक्यूल्स अपने अपने चैम्बर में और अपने अपने सेक्शन में फंसे रह जाएंगे, एक दूसरे के पास यहाँ पर क्रॉस नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर एक चॉइस देता हूं, मैं आपको कहता हूं कि आपने क्या करा, आपने ये जो स्टॉपर था ना, ये स्टॉपर मेरे पास यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, बात ही समझ में क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये जो स्टॉपर लगा रखा है ना आप लोगों ने, ये स्टॉपर आपने यहाँ से हटा दी। अब आप मेरे को बता सकते हो जैसे मैं स्टॉपर हटाऊंगा क्या होगा? तो मैंने आपको बोला कि हम लोगों ने क्या करा, यहाँ से ना ये जो स्टॉपर लगा हुआ था, ये स्टॉपर यहाँ से हटा दिया। अब आपकी ये जो गैस है बिल्कुल ओपन है, तो क्या होगा भाई, आपको भी पता है कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है, गैसेस क्या कर सकते हैं, अपने पास डिफ्यूजन की अपने पास टेंडेंसी रखती है, तो ये गैसेस मॉलिक्यूल्स फैलने की कोशिश करेंगे। जो गैस ए के मॉलिक्यूल्स है किसके चैम्बर में एंटर होते हुए दिख जाएंगे आपको, गैस बी के चैम्बर में, और वैसे जो गैस बी के मॉलिक्यूल्स हैं वो किस चैम्बर में एंटर होते हुए दिख जाएंगे आपको, गैस ए में। ठीक है, ये है आपके पास स्टॉपर के साथ वाला केस, और सेकंड केस में मैंने जो स्टॉपर है वो यहां पर हटा दिया। तो आप देख रहे हो ये गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, फैलने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ये फैलने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके सिस्टम में क्या बढ़ा रहे हैं, आपके सिस्टम में रैंडमनेस बढ़ा रहे हैं। ठीक है, रैंडमनेस बढ़ रही है। पहले क्या था, जैसे आपके पास बच्चे हैं यहाँ पे, अगर बच्चे बैठे हुए हैं दो क्लास में, मैंने दोनों क्लासों को यहाँ पर डोर से सेपरेट किया भाई, या वॉल से, तो मैं बोल रहा हूँ भाई आप लोग इधर उधर नहीं जा सकते हो, लेकिन जैसे मैं वो वॉल हटाऊंगा अब सारे बच्चे, कोई इधर भी आएगा, कभी कोई उधर भी जाएगा, कभी सारे के सारे उधर जाएंगे, कभी सारे के सारे इधर भी आएंगे। तो जैसी वो वॉल हटी या जैसी ये स्टॉपर हटा, तुरंत हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर रैंडमनेस आ गई। अब ये आपने थोड़ी किया, गैसेस का नेचर ही ऐसा होता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। गैसेस के पास किस बात की अपने पास यहाँ पे टेंडेंसी होती है, फैलने की, डिफ्यूज होने की, इनको जितनी जगह मिलेगी उतना फैलेंगे।
तो ये जो गैसेज हैं इनके पास एक नेचुरल टेंडेंसी है, और वो किस बात की है? टू अक्वायर मैक्सिमम वॉल्यूम, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपेंशन। ठीक है, तो गैसेस के पास एक नेचुरल टेंडेंसी है कि वो मैक्सिमम वॉल्यूम अक्वायर करें, और कैसे अक्वायर करेंगे? बाय एक्सपैंडिंग। ठीक है, तो ये भी तो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नहीं है? ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? अपने आप ही तो हो रहा है ना, आपने थोड़ी जाके गैस को कहा है। अगर मैं एक रूम में, अगर हम लोग सिलेंडर बोलेंगे, किसी रूम में सिलेंडर को हम लोग खोल के छोड़ दें, तो सिलेंडर जहां पे रखा हुआ है, सिलेंडर से निकलने वाली जो गैस है वो सिर्फ उसी एरिया में नहीं रहेगी, वो पूरे रूम में फैल जाएगी। तो ये तो अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और जब स्पॉन्टेनिटी है तो स्पॉन्टेनिटी आपको क्या बता रही है कि वही वहां पर रैंडमनेस जो है वो रैंडमनेस भी रहेगी। तो इससे हमें ये समझ आता है कि भाई मिनिमम एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ एक कॉन्सेप्ट और होता है, वो होता है आपके पास मैक्सिमम रैंडमनेस का, जिसको हम डिसऑर्डर भी कहते हैं। पहले वाला जो केस है हमारे पास वो किसका है? बिफोर मिक्सिंग का। और ये जो बी वाला केस बना वो आपके पास किसका हो गया यहां पर? आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, तो दोनों गैसेस एक दूसरे में यहां पर मिक्स होने लगेंगे, तो प्रोसेस कैसा बन गया भाई आप लोगों के पास? यहाँ पे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बन गया। तो बात आई यहां पर समझ में, स्पॉन्टेनिटी क्या है अपने पास? स्पॉन्टेनिटी क्या होती है? स्पॉन्टेनिटी के बारे में आप लोग समझे, स्पॉन्टेनिटी क्या थी। लेकिन बात पता है क्या है? बात यह है कि अभी भी मैं ये कह सकता हूं कि भाई सिर्फ फिर से जैसे सिर्फ मिनिमम एनर्जी वाला फैक्टर इनफ कैपेबल नहीं है, वैसे ही मैक्सिमम रैंडमनेस वाला फैक्टर भी इनफ कैपेबल नहीं है। किस चीज को समझाने के लिए? अपने पास स्पॉन्टेनिटी को। तो इसका मतलब है स्पॉन्टेनिटी को सबसे बेहतर तरीके से जिस चीज से समझाया जा सकता है वो क्या होगा? इन दोनों का मेरे पास कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब आता है आपके पास वो कॉन्सेप्ट जो कि आपको ले जाएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की तरफ, और वो मेरे पास ये रहेगा, हम लोग हमेशा स्पॉन्टेनिटी को चेक करने के लिए, फॉर स्पॉन्टेनिटी चेक, सिस्टम और प्रोसेस मस्ट हैव। ठीक है, आपका जो सिस्टम है या आपका जो प्रोसेस है, इसके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहला तो क्या है इसके पास? टेंडेंसी टू अक्वायर मिनिमम एनर्जी। ठीक है, किस बात की टेंडेंसी होनी चाहिए इसके पास? मिनिमम एनर्जी को अक्वायर करने की। और दूसरी चीज यहां पर क्या रहती है अपने पास? दूसरी किस बात की टेंडेंसी होती है? टेंडेंसी टू अक्वायर मैक्सिमम, क्या चीज अपने पास? रैंडमनेस। ठीक है, टेंडेंसी टू अक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस, और पहला क्या हो गया? टेंडेंसी टू अक्वायर अपने पास मिनिमम एनर्जी। ठीक है, और तीसरी चीज भाई जिसकी हम लोगों को यहाँ पे जरूरत पड़ेगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को आगे कौन ले जा रहा था? आपका ड्राइविंग फोर्स। तो आपको ना इसका मिला जुला इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा। किसका? मिनिमम एनर्जी का, मैक्सिमम रैंडमनेस का, और उसके साथ साथ आपके ड्राइविंग फोर्स का। ठीक है, देखते हैं कि इसका अपने पास यहाँ पर क्या क्या कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन सकता है। इसको नोट कर दो आप लोग। तो जितना भी अभी तक हम लोग यहाँ पर पढ़ करके आए हैं उसके बारे में भी जरा देख लेते हैं, क्योंकि अब आपके पास एक नई चीज आने जा रही है जिससे हम लोग स्पॉन्टेनिटी को अपने पास समझेंगे। देखो आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड मे ओनली बी रिवर्स बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसा होता है? इरिवर्सिबल होता है, मतलब जैसे गैसेस भी डिफ्यूज होकर के अपने पास लोअर वॉल्यूम से हायर वॉल्यूम की तरफ जा रही हैं, तो ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, मतलब खुद से रिवर्स नहीं होगा कभी। अगर आपको रिवर्स करना है तो आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, किसमें? कर सकते हो आप, पर आपको एक साइड से प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा ना। अब जिस साइड से प्रेशर बढ़ाओगे उस साइड वाले जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं फिर दूसरे में एंटर करने लगेंगे। पहले वाले तो वहीं रुक जाएंगे और ये वाले सारे के सारे वहां चले जाएंगे। तो आपने प्रेशर का सहारा लिया ना, तो आप क्या कर रहे हो? आप एक्सटर्नल फोर्स वहां पर प्रोवाइड करा रहे हो उस प्रोसेस को रोकने के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को। तो डिक्रीज इन इंथैल्पी मे बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर स्पॉन्टेनिटी, बट इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द केसेस। जितना भी तक हम लोग पढ़ कर गए हैं बिल्कुल सही लिखा है। डिक्रीज इन इंथैल्पी जो रहता है वो ट्रू है, पर सारे केसेस के लिए नहीं है। और दूसरी चीज है कि आपके पास अब जो इसके बाद हम लोगों को मेन चीज पढ़नी है, अब जरा उस पर आ जाते हैं। वो ये है कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं कि भाई देखो अपने को आंसर कैसे देना होगा अगर कभी हम लोग यहां पर आंसर बनाएंगे तो। ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब यहां पर है, मैं आपके सामने सबसे पहले तो बता देता हूं। हम लोग 3 लेटर्स का यूज करेंगे। एक तो रहेगा ई। ई है वही आपका टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी। आर ले लेते हैं यहां पर। आर क्या हो गया आपके पास?
टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस, और एक ले लेते हैं यहां पर एक नई टर्म जिसका नाम है ड्राइविंग फोर्स। तो आपको पता है अगर मेरे को ड्राइविंग फोर्स पढ़ना है ना, तो ड्राइविंग फोर्स को पढ़ने के लिए पहले आपको इन दोनों को समझना पड़ेगा। जब आप इन दोनों को समझोगे तब आपको यहां पर ड्राइविंग फोर्स समझ आएगा, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स का काम क्या है, ड्राइविंग फोर्स का काम है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को आगे बढ़ाने का। तो कोई प्रोसेस पहले स्पॉन्टेनियस होगा तब वहां पर ड्राइविंग फोर्स की बात करी जाएगी। तो ड्राइविंग फोर्स हमेशा चाहिए होगा अगर कोई प्रोसेस आपके पास स्पॉन्टेनियस था तो। अब बात आप लोग समझना, मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले रहा हूं। हाइपोथेटिकल सिनेरियो का मतलब है हम लोग यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस अपने पास बनाएंगे। जितनी भी चीजें हम लोग लिखेंगे वो सारी हाइपोथेटिकल है, हम लोग सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं। तो आपके पास टाइप 1 क्या हो सकता है? देखो टाइप 1 में हम लोग अभी मान करके चलते हैं कि आपका जो नेट ड्राइविंग फोर्स है ना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन का निकलेगा। तो व्हेन नेट ड्राइविंग फोर्स इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब कोई लेफ्ट टू राइट ना समझे, लेफ्ट टू राइट नहीं है। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। तो देखो इसमें अपने पास क्या क्या केसेस बन सकते हैं। सबसे पहला केस तो आपके पास क्या होगा कि चलो आपने बोल दिया कि जो मिनिमम एनर्जी है वो भी आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है आपके पास, मैक्सिमम रैंडमनेस जो थी वो भी आपको सपोर्ट कर रही है। अगर ये दोनों चीजें आपके फेवर में है, दोनों चीजें अगर आपके फेवर में है या जिस डायरेक्शन में आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना चाहता था उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो जो नेट ड्राइविंग फोर्स है वो भी कैसा रहेगा, फिर फॉरवर्ड ही रहेगा और एक लार्जर मैग्नीट्यूड के साथ आएगा। तो मैं कह सकता हूं यहां पे जो ड्राइविंग फोर्स है वो कैसे निकला, E प्लस आर करके, ठीक है, और बड़े मैग्नीट्यूड के साथ है। तो मतलब ये तो पूरा पूरा सपोर्ट कर रहा है इस बात को, किस बात को सपोर्ट कर रहा है यहां पर, कि आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनिटी की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपकी जो एनर्जी थी ना वो तो हेल्प कर रही है, किस चीज के लिए हेल्प कर रही है, वही मिनिमम एनर्जी रखना चाहती है, मतलब स्पॉन्टेनियस बनाना चाहती है। लेकिन जो रैंडमनेस थी वो आपके अगेंस्ट हो गई, ठीक है, रैंडमनेस ने जो था, रैंडमनेस इसके अगेंस्ट चला गया, ये मैक्सिमम रैंडमनेस में नहीं जा रहा है। तो इसका भी कुछ मैग्नीट्यूड रहा होगा। पर मैं बोलता हूं कि जो आपके पास मैक्सिमम रैंडमनेस थी ये रिवर्स डायरेक्शन की है, मतलब ये आपको सपोर्ट नहीं कर रही। तो जो सपोर्ट कर रहा है वो तो एक बड़ी वैल्यू के साथ कर रहा है ना, और जो सपोर्ट नहीं कर रहा है वो किसकी वैल्यू के साथ कर रहा है, छोटी वैल्यू के साथ। तो जो नेट ड्राइविंग फोर्स है वो रहेगा अभी भी फॉरवर्ड ही, बस इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो नेट ड्राइविंग फोर्स अभी भी आपके सपोर्ट में, अभी भी आपके फेवर में है। तो इस बार जो डी आया वो कैसे निकल करके आया, E माइनस आर करके, ये बन गया आपके पास नेट ड्राइविंग फोर्स। एक और केस जो यहां पे बन सकता है, बताओ क्या बन सकता है हमारे पास, आखिरी केस क्या हो सकता है। अब जो मिनिमम एनर्जी की कंडीशन थी ना ये आपको फेवर नहीं करेगी, ठीक है, ये चलो मैंने बोल दिया आपको फेवर नहीं कर रही, लेकिन मैक्सिमम रैंडमनेस जो थी वो आपको फेवर कर रही है और बड़ी वैल्यू के साथ फेवर कर रही है, ठीक है। ये सपोर्ट में नहीं है, छोटी वैल्यू के साथ सपोर्ट में नहीं है, पर ये सपोर्ट में है बड़ी वैल्यू के साथ। तो अभी भी जो ड्राइविंग फोर्स है वो कैसे डायरेक्शन का रहेगा, फॉरवर्ड ही रहेगा। तो इस बार जो आपका ड्राइविंग फोर्स निकला वो कैसे निकला, R माइनस E करके। तो क्या ये तीनों ही केसेस में जो नेट ड्राइविंग फोर्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की है क्या, बस पहले वाले में सबसे बड़े मैग्नीट्यूड के साथ है और उसके बाद जो है अपने पास वो मैग्नीट्यूड यहां पर छोटा होता चला गया, ठीक है, बट रहेगा फॉरवर्ड ही। ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के साथ है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड किसका है, ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड अपने पास यहां पे ड्राइविंग फोर्स का। तो क्या ये तीनों ही स्पॉन्टेनियस कंडीशंस थे। अब आप लोग मेरे को यहां पर ये बताना कि इसमें से प्रोसेस कैसे बताएंगे, इनमें से कौन सा एंडोथर्मिक है कौन सा एक्सोथर्मिक है। अगर पहला एंडोथर्मिक है तो फिर तो दूसरा भी एंडोथर्मिक होना चाहिए। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। तो सिस्टम क्या चाहता है, सिस्टम चाहता है कि अपने पास मिनिमम एनर्जी रखूं, पहला वाला जो है, दूसरा वाला है और तीसरा वाला है। तो मिनिमम एनर्जी को सपोर्ट कौन कर रहे हैं यहाँ पे, पहला दूसरा तीसरा या तीनों, या कौन कौन से, पहले के दो सपोर्ट कर रहे हैं। क्या ऐसा ही है क्या, बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ई हमें किसको बता रहे हैं यहाँ पर, टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी। तो ये टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी के लिए जा रहे हैं, वो नहीं जा रहा, वो आपने जो कहा है उसके अगेंस्ट आ रहा है। तो अबव केसेस में 1 और 2 कैसे हो गए, ये कैसे प्रोसेस के एग्जांपल हो गए आपके पास।
एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जबकि जो थर्ड वाला है वो कैसा है मेरे पास, वो एंडोथर्मिक है। ठीक है, अब यही देखो आपके पास ना फायदा हो गया, क्योंकि इससे पहले पता है क्या था, इससे पहले आपके पास जो इंथैल्पी चेंज है अगर वो नेगेटिव होता था तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता था, तो हमें लगता था बस एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही स्पॉन्टेनियस होते हैं। पर अब देखो आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई, चाहे मेरे पास पहला दूसरा हो, तीसरा हो या तीनों हो, ये तीनों ही प्रोसेस कैसे हैं, ये स्पॉन्टेनियस ही है। तो कह रहे हैं कि भाई अब आप कॉम्बिनेशन पढ़ो, किसका कॉम्बिनेशन पढ़ो, इनका, एनर्जी का, रैंडमनेस का और ड्राइविंग फोर्स का। अब आपको एक सही आंसर मिलेगा कि मेरे पास कोई प्रोसेस जो है वो अपने पास स्पॉन्टेनियस रहेगा या नहीं रहेगा। आइए इतनी बात समझ में यहां पर क्या चीज आपको बताई गई है। ठीक है, यहां पर ये तो हमारे पास पहला टाइप था जिसमें मैंने नेट ड्राइविंग फोर्स ना फॉरवर्ड डायरेक्शन का ले लिया था। अब जरा ड्राइविंग फोर्स को रिवर्स करके भी देखेंगे। टाइप 2 पे आ जाते हैं, इसके बाद कर लेना, पहले मैं ये करा दूं, पहले एक साथ पूरा ये कर लेते हैं। अब आ जाते हैं टाइप 2 पर, जिसमें हम लोग लिखेंगे व्हेन नेट ड्राइविंग फोर्स इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब आपके पास ये जो नेट ड्राइविंग फोर्स है ना, ये कैसा आ गया, ये बैकवर्ड डायरेक्शन का है। ठीक है, तो फिर से तीन केसेस बनाते हैं। ध्यान रहे मैं ड्राइविंग फोर्स की बात कर रहा हूं कि मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं जिसमें ड्राइविंग फोर्स आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन की निकल करके आए। तो आप एक काम करो, टाइप 2 में जो एनर्जी आपने ली थी वो भी कैसी ले लो, बैकवर्ड, रैंडमनेस भी कैसी ले लो, ये भी बैकवर्ड ले लो। तो आपके पास जो ड्राइविंग फोर्स है वो भी कैसा आएगा, बैकवर्ड ही आएगा, बट एक लार्जर वैल्यू के साथ आएगा। ठीक है, सिंपल है। अगला वाला अगर मैं बोलूं तो आप एनर्जी को अगर देखोगे तो एनर्जी की वैल्यू फिर से आपके हाथ में है। आप एक काम करो, आप एनर्जी को चलो फॉरवर्ड बना दो, तो आप रैंडमनेस को क्या बनाना फिर, बैकवर्ड पर एक बड़ी वैल्यू के साथ। तो ड्राइविंग फोर्स रहेगा कैसा, बैकवर्ड ही रहेगा पर एक छोटे मैग्नीट्यूड के साथ। और आखिरी में क्या हो सकता है, सबसे लास्ट वाले में क्या हो सकता था, मेरे पास जो एनर्जी है ये बड़ी वैल्यू के साथ बैकवर्ड आ रही है, बट जो रैंडमनेस है आपके पास ये छोटी वैल्यू के साथ कहां जा रहा है, आगे जा रहा है। अभी भी ड्राइविंग फोर्स कैसा रहेगा मेरे पास, बैकवर्ड ही रहेगा, तीनों केसेस में बैकवर्ड है। ड्राइविंग फोर्स बैकवर्ड होने का मतलब है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को ये सपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, ये स्पॉन्टेनिटी के अगेंस्ट है। अगली चीज यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं, अब आप मेरे को बताना है इसमें से एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के केसेस कौन कौन से हैं। ये जो पहला दूसरा और तीसरा, इसमें से कौन सा एंडोथर्मिक और कौन सा एक्सोथर्मिक है, जल्दी जल्दी बता दो फटाफट से। बिल्कुल, जो पहला वाला है और तीसरा वाला है ये कैसे हो जाएंगे आपके पास, फर्स्ट और थर्ड वाले कैसे हैं, एक्सो या एंडो। देखो फर्स्ट और जो थर्ड है ना, फर्स्ट और थर्ड आपके पास कैसे हैं वहां पर, वो एंडोथर्मिक है। ई का मतलब है कि मिनिमम एनर्जी, ई का मतलब है मिनिमम एनर्जी की टेंडेंसी रखना। ये लोग मिनिमम एनर्जी की टेंडेंसी नहीं रख रहे हैं, वो भी मिनिमम एनर्जी की टेंडेंसी नहीं रख रहा है, वो उसके अगेंस्ट जा रहा है। आपने बोला मिनिमम एनर्जी रख, उसने कहा नहीं मैं तो इसका उल्टा काम करूंगा, तो फिर वो क्या रही होगी, वो एंडो रही होगी। एंडोथर्मिक में ना जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, तो वो मैक्सिमम एनर्जी कहां रखना चाहता है, वो मतलब वो मिनिमम एनर्जी कहां रखना चाहता है, वो तो मैक्सिमम रखना चाहता है। तो हम लोगों ने ई का मतलब यहां पर कहा है मिनिमम एनर्जी रखनी है, तो हमारी बात को अगर वो सपोर्ट करेगा तो आगे की तरफ रहना चाहिए, वो आगे की तरफ। तो इसमें आगे की तरफ कौन है, सिर्फ दूसरा वाला, ये आपकी बात को सपोर्ट कर रहा है कि भाई मैं मिनिमम एनर्जी रखूंगा। तो इसमें जो सेकंड है, ये सेकंड क्या है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और जो पहला वाला है और जो तीसरा वाला है ये कैसे है आपके पास, ये एंडोथर्मिक है। और अब आ जाते हैं एक और चीज पर, एक और केस अपने पास क्या हो सकता है, आपको पता है एक चीज ये भी तो हो सकती थी कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो बट अपोजिट डायरेक्शन में बराबर हो। टाइप 3 आपके पास बनेगा व्हेन नेट ड्राइविंग फोर्स इज 0, व्हेन नेट ड्राइविंग फोर्स इज 0। अगर आपके पास नेट ड्राइविंग फोर्स 0 हो गया तो मेरे पास दो तरीके हैं इसको 0 करने के। आप बोलो एनर्जी जो है और जो रैंडमनेस है दोनों का ही मैग्नीट्यूड इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन के, तो यहां पर जो ड्राइविंग फोर्स है वो कितना आएगा, 0।
अब एनर्जी ने आपकी बात को फेवर नहीं करा, मतलब मिनिमम एनर्जी आपके अगेंस्ट चल रही है पर रैंडमनेस आपके साथ चल रही है, लेकिन तब भी बराबर है। यहां पे भी ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया, 0। अब इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में से कौन सा एंडोथर्मिक है कौन सा एक्सोथर्मिक है? मिनिमम एनर्जी रखना चाहता है, ई का मतलब है मिनिमम एनर्जी रखना चाहता है, कह रहा हाँ रखूंगा, फॉरवर्ड आपकी बात की तरफ जा रहा है। तो ये कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्योंकि हीट रिलीज होती है इसलिए मिनिमम एनर्जी रखेगा। और अगला वाला कैसा हो जाएगा मेरे पास? ये एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो ये है अब आपके पास क्राइटेरिया किस बात का? स्पॉन्टेनिटी चेक करने का। इसमें अभी हमने टाइप 2 और टाइप 3 जो पढ़े हैं, चाहे मैं टाइप 2 की बात करूं चाहे मैं टाइप 3 की बात करूं, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये जितने भी प्रोसेस यहां पर बने हुए हैं ये सारे के सारे प्रोसेस आपके पास किसका एग्जांपल है? नॉन स्पॉन्टेनियस का। ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। ये सारे के सारे जो प्रोसेस हैं कैसे हैं अपने पास यहां पर? नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, टाइप 2 और टाइप 3 में जो हम लोग पढ़ करके आए हैं। तो ये होता है आपके पास रैंडमनेस। आई बात समझ में? रैंडमनेस को कैसे समझ सकते हैं? तो ये है आपके पास रैंडमनेस का कॉन्सेप्ट। रैंडमनेस को और मिनिमम एनर्जी को एक साथ पढ़ा करके आपको ड्राइविंग फोर्स के थ्रू समझाएंगे कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस रहेगा या नहीं रहेगा। अब क्योंकि रैंडमनेस आ गया है तो एक और टॉपिक हम लोगों के पास यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा जाएगा जिसका नाम रहता है एंट्रोपी। ठीक है, तो अभी अभी हम लोग जो स्पॉन्टेनिटी को पढ़ करके आए हैं, अब जरा स्पॉन्टेनिटी के बाद आ जाते हैं आपके पास एंट्रोपी पे। अभी जो एंट्रोपी आपका टॉपिक है, इस एंट्रोपी टॉपिक से हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि कैसे हम लोग स्पॉन्टेनिटी को समझेंगे इन दी टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी, अब आपके पास कोई जो टर्म आई है, अब जरा इस टर्म से हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछला हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि आपके पास जो एंट्रोपी जो हमारे पास ये होती है, क्या कहते हैं इसको? स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी के लिए हम लोगों को दो क्वांटिटीज को एक साथ लेकर के चलना है। एक तो कौन सा था वहां पर? टेंडेंसी फॉर मिनिमम एनर्जी, और दूसरी थी क्या आपके पास? टेंडेंसी फॉर मैक्सिमम रैंडमनेस। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम रैंडमनेस है ना, अब रैंडमनेस का जो डिग्री है, जो रैंडमनेस का जो मेजर है सिस्टम में, वो कितना है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं अपने पास एंट्रोपी। तो जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी आपके पास क्या होती है? एंट्रोपी आपके पास डिग्री होती है, मेजर होती है किस बात का? कि आपके सिस्टम में जो रैंडमनेस है तो वो कितनी है। तो एंट्रोपी की अपने पास सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज द डिग्री। ठीक है, इट इज द डिग्री और मेजर ऑफ द रैंडमनेस इन द सिस्टम, कि आपके सिस्टम में जो रैंडमनेस है वो कितनी है। आई बात समझ में? तो एंट्रोपी जो आपको अब यहां पर पढ़ाई जाएगी, देखो एंट्रोपी पढ़ाने का काम क्या है? एंट्रोपी पढ़ाने का काम आपको ये है कि अभी जो हम लोग स्पॉन्टेनिटी पढ़ के आए हैं, अब स्पॉन्टेनिटी को हम लोग सबसे आखिरी में, जब ये एंट्रोपी टॉपिक खत्म हो जाएगा तो स्पॉन्टेनिटी को सबसे आखिरी में समझेंगे यहां पर इन द टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी को एंट्रोपी के टर्म्स में देखेंगे। तो जैसा मैंने आपके सामने अभी यहां पर बोला कि एंट्रोपी हमारे पास क्या होगी, अगर मैं एंट्रोपी को बोलूं तो एंट्रोपी क्या हो गई अपना? डिग्री ऑफ किस चीज की डिग्री? डिग्री ऑफ, डिग्री कह दो या कह दो आप ये कह दो ये मेजर है, डिग्री और मेजर ऑफ रैंडमनेस इन अ सिस्टम। ठीक है, कि अपने पास कोई भी सिस्टम है, किसी सिस्टम में अपने पास कितना रैंडमनेस है, तो इसका जो डिग्री या फिर जो इसका मेजर होता है रैंडमनेस का, इसी को हम लोगों को किस फॉर्म में पढ़ाया जाता है? यहां पर एंट्रोपी की फॉर्म में पढ़ाया जाता है। तो एंट्रोपी में देखो, अब हमारे पास 3 स्टेट में होता है सिस्टम। आपका जो सिस्टम है वो 3 स्टेट में रह सकता है। कौन कौन सा? सॉलिड रहेगा, लिक्विड रहेगा, गैस रहेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को बताना एंट्रोपी, अच्छा एक जरूरी चीज, एंट्रोपी को डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं हम लोग इसको? एस से, कैपिटल एस से। तो एंट्रोपी का सिंबल हमारे पास कैपिटल एस होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एंथैल्पी पढ़ा था वैसे आपके पास एंट्रोपी आया। एंथैल्पी का सिंबल क्या था? एंथैल्पी का सिंबल क्या होता था हमारे पास? एच, और ये एंट्रोपी का सिंबल एस होता है। मिलती जुलती क्वांटिटीज है, पर ध्यान रहे एंथैल्पी का सीधा सीधा जो लेना देना है वो हीट से हुआ करता था। एंट्रोपी का भी अभी आएगा, देखेंगे कैसे रिलेट करेगी। तो एंट्रोपी का सिंबल कैपिटल एस हो गया। अगर आपके पास कोई 3 स्टेट है, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, एक है गैस, आप मुझे बताना सॉलिड, लिक्विड और गैस में से अगर किसी के पास रैंडमनेस की जो टेंडेंसी हो सबसे ज्यादा किसकी हो सकती है? रैंडमनेस गैसेस पे, क्योंकि वहीं आपको सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि पार्टिकल्स के पास फ्रीडम होती है कि वो दूर दूर मूव कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड में ये जो अपने पास फ्रीडम है वो सबसे कम कर दी जाती है। तो अगर आपके पास एंट्रोपी चेंज अगर कभी निकलेगा, क्योंकि एंट्रोपी भी कैलकुलेट नहीं होती है, क्या कैलकुलेट होती है मेरे पास? एंट्रोपी चेंज। क्यों कह रहा हूं एंट्रोपी चेंज? चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपके सिस्टम में शुरुआत में कोई रैंडमनेस रही ना हो, कुछ ना कुछ रैंडमनेस तो रहेगी। ठीक है,
और फाइनली जब आप उसको हीट एब्जॉर्ब कराओगे या उससे हीट निकालोगे या उसमें कोई वॉल्यूम चेंज आया होगा तो भी उसकी रैंडमनेस चेंज हुई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो एंट्रोपी चेंज होता है हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग जनरली एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करते हैं। तो गैसेस में जो एंट्रोपी हो सबसे ज्यादा होती है और सॉलिड्स में जो एंट्रोपी हो सबसे कम होती है। तो मिनिमम एंट्रोपी कहां देखने को मिलेगी मेरे को, सॉलिड्स में, और गैसेस में मेरे को एंट्रोपी वैसे ही क्या देखने को मिलेगी अपने को, मैक्सिमम, सबसे ज्यादा यहीं पर देखने को मिलेगी। तो सॉलिड में पहले मैं सॉलिड से लिक्विड जा रहा हूं, फिर मैं लिक्विड से गैस की तरफ जा रहा हूं। तो आप देख सकते हो यहां पर फॉरवर्ड में डेल्टा एस किसको बता रहे हैं, डेल्टा एस क्या हो गया यहां पर, डेल्टा एस का मतलब क्या है यहां पे, चेंज इन एंट्रोपी। ये आपके पास चेंज है, ठीक है, किसके अंदर है अपने पास ये चेंज, एंट्रोपी में। तो यहां पर जो चेंज इन एंट्रोपी है किसके लिए, सॉलिड्स के लिए, ग्रेटर देन 0 है अगर सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में, ठीक है। क्यों हुआ होगा मेरे को बताना, ये ग्रेटर देन 0 क्यों आया होगा, डेल्टा एस यहां पर ग्रेटर देन 0 क्यों आ रहा है, डेल्टा एस निकल कैसे रहा है, पहली बात तो कि आपके पास फाइनली एंट्रोपी कितनी है और इनिशियल एंट्रोपी कितनी है, तो एस फाइनल माइनस एस इनिशियली करा होगा मैंने। लिक्विड में एंट्रोपी ज्यादा होगी या सॉलिड में एंट्रोपी ज्यादा रही होगी, रैंडमनेस कहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात है फाइनल जो रैंडमनेस है वो ज्यादा है, इनिशियल कम है। तो जब मैं एक बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करूंगा तो आंसर कैसा आएगा आपके पास, पॉजिटिव। तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा एस 0 और सेम रीजन है कि लिक्विड से गैस में भी चले गए तो भी आपके पास एंट्रोपी चेंज कैसा रहा, वहां पे पॉजिटिव ही रहा, क्योंकि आखिरकार जब आप गैस तक पहुंचोगे यहाँ तो एंट्रोपी अपने मैक्सिमम लेवल पर होगी, इतनी ज्यादा रैंडमनेस होगी जिसको आप यहाँ पर कंपेयर भी नहीं कर सकते लिक्विड और सॉलिड से। तो यहां भी अगर मैं फॉरवर्ड मूव करूं तो एंट्रोपी यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो जब मैं फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू करूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसलिए जब आप आगे बढ़ रहे हो तो डेल्टा एस कैसा है, ग्रेटर देन 0 है या मैं कह दूं पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप बैकवर्ड आने लग जाओगे तो यही डेल्टा एस क्या हो जाएगा मेरे पास, लेस देन जीरो या फिर नेगेटिव। क्यों होने लग गया है, क्योंकि जब आप पीछे आने लग गए हो ना, तो अब मैंने बोला कि पहले आप गैस पे, जब आप लिक्विड पे आए तो आपकी फाइनल एंट्रोपी की बात करेंगे हम लोग पहले। अगर मैं यहां पे बोलूं तो लिक्विड में एंट्रोपी कम हो गई और गैसेस में एंट्रोपी ज्यादा रही होगी, तो अब आप एक छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे और छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो आंसर कैसा आएगा अपने पास, नेगेटिव निकल करके आएगा। तो डेल्टा एस दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। डेल्टा एस कैसा हो सकता है मेरे पास, या तो ये पॉजिटिव होगा या आपके पास जो चेंज इन एंट्रोपी है वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। और अब यही डिफाइन करेगी अभी आगे आपके सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी को, ठीक है। एंट्रोपी समझ आई, एंट्रोपी चेंज हमारे पास दो तरीके का हो सकता है, या तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगी, एंट्रोपी चेंज कैसा होगा आपके पास अपना, नेगेटिव होगा, ठीक है। अब इसमें मेन बात क्या होती है कि जो एंट्रोपी चेंज, जैसे मैंने आपको बोला, अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी चीज पूछता हूं, मुझे बताना आप लोग एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स के बारे में। अगर कोई आपसे कभी पूछ ले कि मेरे को एंट्रोपी बताओ यूनिवर्स की, वैसे हमारे पास यूनिवर्स में क्या क्या आता है, यूनिवर्स में एक सिस्टम आता है, दूसरा क्या होती है अपने पास, सराउंडिंग होती है। तो अगर मैं आपसे अपने नॉर्मल यूनिवर्स की बात कर लूं जिसमें हम लोग रहते हैं, मिल्की वे जो है वो हमारी गैलेक्सी है, उसके अंदर अर्थ एक प्लैनेट है, ठीक है। तो यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो डे बाय डे बढ़ रही है या कम हो रही है, क्या हो रही है, तो अगर कभी भी यूनिवर्स की बात करी जाएगी तो ये क्या हो रही है मेरे पास, डे बाय डे, ठीक है। ऐसे ही आपके पास जो सिस्टम और सराउंडिंग होते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग किसका पार्ट होते हैं, यहाँ पर यूनिवर्स का पार्ट होते हैं। तो होता क्या है, जब हीट एक्सचेंज होता है ना किसी दो बॉडीज के बीच में, तो वो हो पूरा का पूरा काम किसके अंदर रहा है, यूनिवर्स के अंदर। तो अल्टीमेटली जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी किसकी यहाँ पर, यूनिवर्स की, वो लगातार क्या होती रहेगी आपके पास, बढ़ती रहेगी। तो जो एंट्रोपी हमारे पास यूनिवर्स की वो बढ़ती जा रही है। तो यहां पे जो बात ये है वो है एंट्रोपी चेंज निकालने की। तो कहते हैं जो डेल्टा एस का फॉर्मूला है ना, जो चेंज इन एंट्रोपी है, इट इज कैलकुलेटेड बाय चेंज इन हीट, ठीक है। क्या आपके पास सिस्टम में जो हीट वाला फैक्टर, इसमें चेंज कितना आया, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो डेल्टा इज गिवन बाय क्यू रिवर्सिबल बाय टी। यहाँ पे जो क्यू रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल का मतलब है कि हम लोग जो हीट चेंज निकाल रहे हैं किसी रिवर्सिबल प्रोसेस में निकाल रहे हैं, ठीक है। क्यू रिवर्सिबल का मतलब हो गया यहां पर हीट इन्वॉल्व, आप ये देखो पॉपुलेशन देखो, जैसे हमारा जो यूनिवर्स है, आप उसमें पॉपुलेशन रुक रही है या बढ़ रही है, बढ़ रही है, दिन ब दिन गाड़ियां बढ़ रही है, दिन ब दिन पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो आपके पास जो सिस्टम है उसका जो रैंडमनेस है ना, वो रैंडमनेस बढ़ता चला जाएगा, वो रैंडमनेस कभी कम नहीं होगी। तो रैंडमनेस को नापने के अलग अलग मेजर हो सकते हैं, अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन इज वन ऑफ द फैक्टर टू कैलकुलेट रैंडमनेस ऑफ आवर यूनिवर्स। और वैसे सिस्टम और सराउंडिंग किसका पार्ट है आपके पास, यूनिवर्स का। तो ऐसे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा।
जिसके कारण कभी आपके पास सिस्टम एक्सपैंड करेगी, कभी आपके पास सिस्टम जो है वो कंप्रेस भी करेगी, तो वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन भी होगा, कंप्रेशन भी होगा। तो आपके पास जो रैंडमनेस वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि आपके पास स्टेट चेंज हो रही है हमेशा, ठीक है, स्टेट चेंज होगी। और उसके साथ साथ रैंडमनेस जो होती है वो इसी बात पे डिपेंड करती है कि कितने ज्यादा एलिमेंट्स एक टाइम पर उस यूनिवर्स में या सिस्टम और सराउंडिंग का आपके पास पार्ट बनते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्यू रिवर्सिबल था ये क्या था? हीट इन्वॉल्व इन अ रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। एंट्रोपी चेंज कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? कह रहे हैं आप यहां पर क्यू रिवर्सिबल को किससे डिवाइड करा दो? अपने पास टेम्परेचर से। अब आप लोग मेरे को बताना इसकी ऐसा यूनिट क्या निकल करके आएगी, इसकी ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए? ऊपर क्या आ रहा है इसमें? हीट। हीट की ऐसा यूनिट क्या होती है? और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है मेरे पास? केल्विन। तो ये बन गया जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन या फिर कहते हैं जूल केल्विन इनवर्स, ठीक है। जूल केल्विन इनवर्स क्या बन जाएगी अपने पास? इसकी यूनिट यहां पर बन जाएगी। इसकी यूनिट समझ आएगी यहां पर, जूल पर केल्विन, ठीक है। अब जो गैस, जब हम लोग किसी भी गैस की यहां पर बात करते हैं तो गैसेस को जनरली क्या होता है कि आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स वहां पे कंसीडर कर रखे होंगे, ठीक है। गैसेस के क्या कंसीडर किए होते हैं हमने? नंबर ऑफ मोल्स। तो ऑब्वियसली बात है कि आपने बोला कि भाई ठीक है जूल पर केल्विन है, तो इसी के साथ एक चीज और लग जाएगी, जूल पर केल्विन पर मोल, कि एट अ टाइम एक मोल के लिए कितनी हीट वहां पर इन्वॉल्व होगी एट दैट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। और ध्यान रहे ये जो प्रोसेस है मेरे पास, ये प्रोसेस कैसा होता है? ये इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होता है, ठीक है। मतलब बहुत धीरे धीरे कराना है आपको। जो हीट एब्जॉर्प्शन हो रही है, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी तो आपके रिजर्वायर ने हीट फेंकी होगी बाहर, तो सिस्टम ने जो हीट एब्जॉर्ब करी है, प्रोसेस कैसा होना चाहिए? इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, ठीक है, या इन्फिनिटेसिमली स्लो। इतना स्लो होना चाहिए कि आपके पास जो हीट एब्जॉर्प्शन है वो हीट एब्जॉर्प्शन वहां पर एट दैट एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकल करके आ जाए। ध्यान रहे टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, क्या बोल रहा हूं मैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये बात भी हम लोग ध्यान रखेंगे यहां पर। टी का मतलब क्या है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है किस टेम्परेचर पर हो रहा है, आपको टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, ठीक है। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर नपेगी। और एक बहुत जरूरी बात है, जब आपके सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी होगी तो क्या उसका टेम्परेचर फिक्स रहा होगा? क्या बढ़ गया होगा? और अगर आपके सिस्टम ने हीट रिलीज कर दी तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया होगा? घट गया होगा। इसलिए कह रहे हैं इसको इतना धीरे धीरे कर रहे हैं कि टेम्परेचर में चेंज ना है, एट दैट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आई बात समय पर समझ में? ठीक है, आगे चलें। अब इसमें हीट चेंज हो रही है, बिल्कुल हीट एब्जॉर्ब हो रही है, बट वो हीट एब्जॉर्प्शन जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे हो रहा है। इतना धीरे धीरे आपने कराया पर मोल कि टेम्परेचर में आपको कोई चेंज देखने को मिला ही नहीं। अगर एक साथ करा देंगे तो एकदम से आपका थर्मोमीटर रीडिंग दे देगा कि भाई टेम्परेचर चेंज हो गया, तो एंट्रोपी जो चेंज है वो मेजर नहीं किया जा सकता है। अब अगला आ जाता है आपके पास एंट्रोपी एज अ स्टेट फंक्शन। देखो एंट्रोपी एज अ स्टेट फंक्शन कहने से हम लोगों का क्या मीनिंग है? हमारे पास दो तरीके के फंक्शन हम लोगों ने पढ़े थे, कौन कौन से? एक तो पढ़ा था स्टेट फंक्शन और दूसरा क्या पढ़ा था हम लोगों ने यहाँ पर? पाथ फंक्शन। बिल्कुल सही। तो स्टेट फंक्शन में क्या होता था? स्टेट फंक्शंस आपके पास वो क्वांटिटीज होती थी जिसका इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि आपने पाथ क्या फॉलो करा है। बस क्या चीज हमें देखनी है कि वो इनिशियली किस स्टेट में था और फाइनली किस स्टेट में आया है। अब यहाँ पे बहुत बात भी जो हो रही है वो क्या होगी कि शुरुआत में बॉडी कहां पर थी, लास्ट में कहां पर पहुंच गया आपका सिस्टम? नहीं सर, वहां भी है। तो यहां पे जो अपना स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन में हमें किसी तरीके से ये प्रूव करना है कि अगर मैं किसी साइक्लिक प्रोसेस में मूव कर रहा हूं तो इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैंने पाथ क्या चूज किया था। फर्क बस इस बात से पड़ना चाहिए कि मैंने शुरू कहां पे किया और मैंने खत्म कहां पे किया, ठीक है। तो अपने पास सबसे शुरुआत में ऐसा मान के चल रहे हैं कि एक आपका सिस्टम है और सिस्टम आपका किससे कनेक्टेड है? रिजर्वायर से, ठीक है। रिजर्वायर का मीनिंग आप लोग जानते हो, रिजर्वायर क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, ये है रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब है इसके पास हीट का रिजर्व है, ठीक है। जैसे बैंक्स जो होते हैं, बैंक्स के पास आपके पास मनी का रिजर्वायर है वो, ठीक है। तो आपके पास वैसे ही क्या है, ये हीट रिजर्वायर है मेरे पास। तो आपका सिस्टम क्या करेगा यहाँ पर? कभी तो रिजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा और कभी क्या करेगा, रिजर्वायर को अपनी जो हीट है वो यहाँ पर दे देगा, ठीक है। केस वन लेकर के चल रहे हैं। केस वन जो है अपने पास वो किसका रहेगा कि सिस्टम ने क्या करी, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी तो रिजर्वायर ने क्या करी होगी? इसने रिलीज करी होगी, यही तो हुआ होगा। अगर सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब कर ली तो रिजर्वायर ने क्या कर दी? हीट रिलीज कर दी, ठीक है। चेंज इन एंट्रोपी निकालेंगे, चेंज इन एंट्रोपी।
तो चेंज इन एंट्रोपी अगर मैं निकालू सिस्टम का, तो मुझे बताना सिस्टम का चेंज इन एंट्रोपी जब निकालेंगे तो आप क्या करोगे, Q रिवर्सिबल बाय T, यही फॉर्मूला लगाओगे। अच्छा, हीट एब्जॉर्ब, अगर हीट एब्जॉर्ब हुई है तो वो हीट चेंज कैसा होता है आपके पास, पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, पॉजिटिव, हीट एब्जॉर्प्शन को पॉजिटिव लिया जाता है। और अगर मैं चेंज इन एंट्रोपी किसका निकालू, रिजर्वायर का, तो आएगी तो ये भी उतनी ही। क्यों, मेरे को बताओ भाई, जितनी हीट ये बाहर फेंकेगा उतनी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो Q क्या है मेरे पास, Q तो आपके पास वो वैल्यू हो गई, ये आपके पास इक्विवेलेंट हीट है, इक्विवेलेंट हीट रिलीज्ड बाय, कौन रिलीज कर रहा है, रेजर्वायर, एंड किसने एब्जॉर्ब करा इसको, सिस्टम ने। आई बात समझ में, आपके रिजर्वायर ने हीट बाहर फेंकी और सिस्टम ने उस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन अब बात पता है क्या आ गई, मैंने बोला कि आपका रिजर्वायर ने हीट क्या करी है, रिलीज करी है, और अगर हीट आपके पास रिलीज हुई है तो ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव लिया जाएगा, ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो टोटल एंट्रोपी चेंज अगर मेरे को निकालना हो, अगर मैं डेल्टा एस टोटल की बात करूं, जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो कैसे निकलेगा, वो आपके पास निकलेगा कि आपके पास जो एंट्रोपी थी सिस्टम की और प्लस एंट्रोपी चेंज किसका आएगा अपने पास, दूसरा यहां पर रिजर्वायर का, क्योंकि अभी जो सिस्टम है वो जिसके साथ हीट एक्सचेंज कर रहा है उस बॉडी का नाम रिजर्वायर है, जिसको अभी आप सराउंडिंग का पार्ट कहते थे। एक की वैल्यू Q/T है बिल्कुल, और दूसरे की वैल्यू भी कितनी है, Q/T। तो आंसर कितना आ गया यहां से, 0। कितना आ रहा है एंट्रोपी चेंज इस पूरे प्रोसेस का, इस पूरे प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज आ रहा है आपके पास 0। ठीक है, अब पता है क्या करना है आपको, अब आपको एक दूसरा केस कंसिडर करना है जिसमें इसका उल्टा हो जाए। इसका उल्टा होने का मतलब है कि आपका सिस्टम जो है वो हीट रिलीज करेगा और आपका जो रिजर्वायर है वो इस हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो केस 2 पर चलेंगे। अब जरा केस 2 पर ध्यान देंगे कि केस 2 पे क्या हो सकता है। तो केस नंबर 2 जो है वो मेरा ये बन सकता है कि आपके पास जो सिस्टम था ये क्या करे, हीट को एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा एक बार, और जो रिजर्वायर है वो हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपके रिजर्वायर ने हीट एब्जॉर्ब कर दी और इसने रिलीज कर दी। अब निकाले चेंज, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। अच्छा, इस बार सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है या अपने पास गेन कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो चेंज इन एंट्रोपी कैसा निकल करके आएगा, Q के आगे क्या साइन लगेगा, यहां पर नेगेटिव लगेगा, क्योंकि हीट रिलीज करी है सिस्टम ने, लेकिन दूसरे ने गेन कर ली, और गेन किसने करी, आपके रिजर्वायर ने गेन करी। तो Q/T तो रहेगा आंसर, बट ये Q/T कैसा रहेगा मेरे पास, पॉजिटिव में। ठीक है, फिर से वही चीज है कि जितनी हीट सिस्टम रिलीज करेगा उतनी हीट को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, आपका रिजर्वायर। तो डेल्टा एस टोटल निकालें, डेल्टा एस टोटल कितना निकल करके आया फिर से, भाई ये तो फिर से वही हो गया, कितना आ गया टोटल एंट्रोपी चेंज, 0। मतलब इस बात से फर्क ही नहीं पड़ा कि सिस्टम ने हीट रिलीज करी और रिजर्वायर ने एब्जॉर्ब करी, या रिजर्वायर ने हीट रिलीज करी और सिस्टम एब्जॉर्ब करे। दोनों ही केसेस में जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो कैसा है, 0। एंट्रोपी चेंज देखेंगे कि टोटल एंट्रोपी चेंज कैसा है, जो साइन है वो तो Q के आगे लगेगा। तो इन बोथ केसेस सर चेंज के लिए तो नेगेटिव मतलब माइनस कर देना, माइनस नहीं प्लस करेंगे। एंट्रोपी देख रहे हैं ना, टोटल एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो टोटल एंट्रोपी चेंज होता है, ध्यान रखिए एडिटिव नेचर का होता है। टोटल एंट्रोपी जब भी आप निकालोगे तो ऐड करके निकालोगे, माइनस करके नहीं निकालना है, टोटल एंट्रोपी हमेशा ऐड करके निकालनी है। तो इन बोथ केसेस एंट्रोपी चेंज इज 0। तो देयरफॉर एंट्रोपी कैसा हो गया मेरे पास, ये आपके पास एक स्टेट फंक्शन हो गया एज इन अ cyclic process there is no change in the values। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में आपने वैल्यूज को जब देखा तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो 0 निकल करके आई। जबकि मैंने पहला पाथ क्या लिया था, पहले तो मैं फॉरवर्ड गया। ठीक है, मतलब आप कह दो कि आपका सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा और जो दूसरा अपना रिजर्वायर वो रिलीज कर रहा, फिर आपने कहा कोई बात नहीं, इसको बदल देते हैं। जो एब्जॉर्प्शन है वो किससे करवाते हैं, रिजर्वायर से, और रिलीज कौन करेगा, सिस्टम।
ये तो तब भी सेम आया। तो इसका मतलब ये क्या है मेरे पास, स्टेट फंक्शन, ना कि एक पाथ फंक्शन। ठीक है, यहां पे देखो अब आपके पास एक प्रोसेस की हम लोग बात करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जब इस टॉपिक को शुरू करा था तो मैंने तब भी इसका एग्जांपल दिया था। अब मैं आपको कहता हूं कि हम लोग ने दो गैसेस जो हैं वो अपने पास अलग अलग वेसल में रखी हुई है और उन दोनों वेसल को एक साथ कनेक्ट कर दिया था। तो क्या हुआ था, जो गैस थी वो एक वेसल से फ्लो होकर दूसरे वेसल में आ रही थी, आपस में मिक्सिंग जो है वो शुरू हो गई थी। तो अगर मैं एक ऐसा प्रोसेस कंसिडर करूं जिसमें रहती है अपने पास मिक्सिंग, किसकी रहेगी मिक्सिंग, ये गैसेस की बिटवीन टू कनेक्टेड वेसल्स। आप मेरे को बताओ ये प्रोसेस कैसा है, जिस प्रोसेस की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है? ये कैसा प्रोसेस था अपने पास, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, बिल्कुल सही। ये आपके पास कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है। अब ये स्पॉन्टेनियस है, मेरे को बताना कि जब दोनों गैसेस आपस में मिक्स होने लगेंगी ना, तो इससे आपके पास एंट्रोपी बढ़ रही है उस समय सिस्टम की या कम हो रही है? क्या हो रहा है ओवरऑल, क्या हो रहा है, बढ़ रही है। ठीक है, जब गैसेस एक दूसरे से मिक्स होंगी तो ये क्या करेंगी, रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन एंट्रोपी। ठीक है, जब भी दो गैसेस आपस में मिक्स होंगी तो वो किस बात में रिजल्ट करेंगे, अपने पास एंट्रोपी इंक्रीज होने में। जैसे वही होता है, छुट्टी हुई अपने पास, सारी क्लास के जो बच्चे वो एक साथ भागने लगे बाहर, तो आपका जो कॉरिडोर है या ग्राउंड है वो बच्चों से भर जाएगा। ठीक है, तो एंट्रोपी अपने पास बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो गैसेस है जब ये एक दूसरे से मिक्स होंगी तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और मेरे को ये भी समझ आ रहा है कि जो प्रोसेस वो किस बात में रिजल्ट कर रहा है आपके पास, इंक्रीज। किस बात में इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर एंट्रोपी में इंक्रीज हो रहा है। तो बात पता है क्या है सारी की सारी, अब आपसे पूछी जाएगी स्पॉन्टेनिटी को अगर मेरे को समझाना है यहाँ पर इन द टर्म्स ऑफ एंट्रोपी तो कैसे समझाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, लेकिन इस बार मैं क्या करता हूं, इस बार मैं आपको कहता हूं कि जैसे हम लोगों ने ना एक ये एग्जांपल लिया, सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, वो होता है कि कप टी इन एन ओपन कप। ठीक है, अगर आपने किसी कप में अपने पास चाय रखी हुई है तो आप मेरे को बताना कि यहां पर ये जो कप है, ये कप से क्या होगा, यहां पे ये जो कप है ये अपने पास हीट रिलीज कर रहा होगा, और ये सारी की सारी जो हीट है किसको जा रही होगी, सराउंडिंग को। तो ये किसका काम कर रहा है मेरे पास, सिस्टम का, और सिस्टम के बाहर क्या है अपने पास, सराउंडिंग। अगर मैं सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, आपका यूनिवर्स बन जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जब आपकी ये चाय ठंडी होने की कोशिश कर रही है तो आपके जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है, वो गैसियस जो पार्टिकल्स है वो किसमें कन्वर्ट हुए, वेपर्स में, और वो किसको चले गए यहाँ पर, सराउंडिंग्स को। तो यहां मेरे को बताना एंट्रोपी चेंज कैसा रहा होगा, यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ रही है कम हो रही है, यहां भी बढ़ रही है, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल्स आपके पास क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सराउंडिंग्स में एंटर कर रहे हैं। तो इस केस में भी मैंने अब सिस्टम को आइसोलेट नहीं करा है, ये इसलिए ओपन सिस्टम का एग्जांपल लेकर के हम लोग यहां पर चल रहे हैं। तो इन दिस केस ऑल्सो टोटल एंट्रोपी किसकी, यूनिवर्स की, ये क्या करेगी आपके पास, इंक्रीज करेगी। अच्छा, मैंने यूनिवर्स क्यों बोला, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ते तो क्या आता है आपके पास, यूनिवर्स आता है। तो यहां पे जो चेंज निकल रहा है एंट्रोपी में, असलियत में वो कैसे निकला आपने, एक तो आपने करा होगा डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, और इसमें क्या होगा, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। सिस्टम का एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज। आप क्या कह रहे हो, ये बढ़ रहा है। अगर कोई भी दो चीजें अगर अपने पास बढ़ेंगे तो यहां से आंसर कैसा आएगा मेरे पास, हमेशा ग्रेटर देन जीरो। और चाय, अगर मैं चाय को रख दूं किसी कप में, खुले कप में, तो ये अपने आप ठंडी हो जाएगी ना, मेरे को तो नहीं करना पड़ेगा कुछ, खुद ही ठंडी हो जाएगी। तो कैसा प्रोसेस है ये भी, ये स्पॉन्टेनियस ही है। ठीक है, क्यों है स्पॉन्टेनियस, क्योंकि अपने आप ठंडी होने लगेगी। तो जो चेंज है एंट्रोपी का सिस्टम का, अगर मैं चेंज इन एंट्रोपी के साथ सराउंडिंग जोड़ू तो ये वैल्यू कैसी आ रही है आपके पास, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये बढ़ेगी वैल्यू, पॉजिटिव ही निकल करके आएगा। तो अब मेरे को यहां से ये समझ आता है कि अपने पास जो कंडीशन होती है स्पॉन्टेनिटी के लिए इन द टर्म्स ऑफ एंट्रोपी, वो क्या होती है कि अगर आपका एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है तो वो प्रोसेस कैसा रहा होगा, स्पॉन्टेनियस। अगर ये लेस देन जीरो आ गया तो प्रोसेस कैसा रहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर ये कभी जीरो आ गया तो क्या रहेगा, अगर ये कभी जीरो आ गया तो क्या होगा। तीन चीजें बोली मैंने यहां पर। मैंने कहा कि आपके पास सबसे पहला केस तो क्या है, फॉर स्पॉन्टेनिटी,
स्पॉन्टेनिटी के लिए अब हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, स्पॉन्टेनिटी के लिए जो डेल्टा एस है सिस्टम का प्लस जो आपके पास डेल्टा एस है यहाँ पे सराउंडिंग का, ये जो आपके पास वैल्यू है कैसी आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। और नॉन स्पॉन्टेनिटी के लिए कैसी आएगी, फॉर नॉन स्पॉन्टेनिटी, नॉन स्पॉन्टेनिटी के लिए अपने पास जो डेल्टा एस ऑफ सिस्टम है प्लस जो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग है, या मैं कहूं जो टोटल इंथैल्पी चेंज है, ये कैसा आ रहा होगा आपके पास, लेस देन 0। अब मैंने आपसे पता है तीसरा केस क्या बोला था, मैं आपको तीसरा केस बोल रहा हूं कि मैं सिस्टम का एंट्रोपी चेंज और इसमें किसका एंट्रोपी चेंज ऐड कर रहा हूं, सराउंडिंग का, पर ये वैल्यू पता है कितनी आ रही है, 0। ऐसा हो सकता है इक्विलिब्रियम पर, अगर आपका प्रोसेस कहां पर है, इक्विलिब्रियम पे है। तो जब इक्विलिब्रियम पे होगा ना, तो जो टोटल एंट्रोपी चेंज है, ये टोटल एंट्रोपी चेंज कैसा आएगा मेरे पास, 0। पहले वाले केस में टोटल एंट्रोपी चेंज 0 से बड़ा है, यहां पर आपका टोटल एंट्रोपी चेंज क्या है, 0 से छोटा है, और लास्ट वाले में जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो कैसा हो गया अपने पास, वो 0 हो गया। तो इक्विलिब्रियम पे कोई भी प्रोसेस अगर आपका इक्विलिब्रियम पे है तो वहां पर जो टोटल एंट्रोपी चेंज है वो कितना हो जाता है मेरे पास, वो 0 हो जाता है। आई बात समझ में, टोटल एंट्रोपी चेंज 0। तो इसीलिए आपको इसके बाद वाला जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसका नाम रहेगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम जो रहेगा, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, कहने का मतलब ये है इक्विलिब्रियम के बारे में आप पूरा एक चैप्टर पढ़ोगे आगे। तो एंट्रोपी चेंज, टोटल एंट्रोपी चेंज जो 0 होता है वो कैसे प्रोसेस को बताता है मेरे पास, एक इक्विलिब्रियम वाले प्रोसेस को। स्पॉन्टेनियस के लिए ग्रेटर देन 0 लेना है, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए लेस देन 0 लेना है। यह है अपने पास उसका इलस्ट्रेशन। बातें नहीं, यहां पे ध्यान देंगे, आपके पास 3 तरीके का अपने पास फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक तो हो सकता है जब आप सॉलिड से लिक्विड जाओगे, ठीक है, एक होगा जब आप लिक्विड से गैस जाओगे, और लास्ट क्या होगा मेरे पास, जिसमें सॉलिड से सीधा कहां चला गया होगा अपने पास, गैस पर। तो आपके पास जो एंट्रोपी चेंज है वो 3 तरीके के आ सकते हैं। एक तो पहला क्या होगा कि आप कह रहे हो आप सॉलिड से किस में जा रहे हो, गैस में, फिर आप कह रहे हो आप गैस से किस में जा रहे हो, लिक्विड में, और लास्ट में हम सॉलिड से कहां चले जाएंगे, गैस पर। पहले प्रोसेस को क्या कहते हैं, अगर सॉलिड से गैस गए तो क्या होगा ये अपने पास, सॉलिड से गैस, क्या कहेंगे, अरे सॉलिड से लिक्विड, मैंने ही पहला वाला गलत लिख दिया, सॉलिड से लिक्विड वाला क्या रहेगा आपके पास, फ्यूजन, बिल्कुल सही। तो यहां पर एंट्रोपी भी कौन सी निकलेगी, एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन। तो यहां पर आपके पास आएगा कितनी हीट इन्वॉल्व थी उस समय उस फ्यूजन के प्रोसेस में, डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो डेल्टा एस फ्यूजन की जो वैल्यू बन गई है कितनी बन गई यहां पर, Q बाई टी। जो आपके पास ये जो Q होता है ना, अगर आप सॉलिड से लिक्विड गए हो तो ये चीज हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इंथैल्पी में चेंज आएगा या नहीं आएगा, चेंज इन इंथैल्पी आएगा। सॉलिड से लिक्विड वाली इंथैल्पी को क्या नाम दिया गया था, किसी को याद है, सॉलिड से लिक्विड वाली इंथैल्पी को हम लोग क्या लिखते थे, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फ्यूजन वाले के लिए फॉर्मूला क्या आ गया मेरे पास, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन बाई टी। सिमिलरली अगर आप यहां पर फॉर्मूला बनाओगे तो वैसे अब देखो यहां पर क्या फॉर्मूला आना चाहिए, गैस से लिक्विड वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, गैस से लिक्विड, वेपराइजेशन। तो यहां पे क्या आएगा, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन बाय टी। और लास्ट वाले में क्या आ जाएगा, ये क्या रहेगा, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन। यहां पर फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन बाय टी। ठीक है, बस ये 3 तरीके की एंट्रोपी चेंज होती है आपके पास जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में आपको काम आएगी। और इसमें हर जगह क्या यूज करते हैं हम लोग, इंथैल्पी चेंज। क्यों करते हैं इंथैल्पी चेंज, क्योंकि इंथैल्पी चेंज आपके पास इस बात का फैक्टर होता है कि सिस्टम में जो टोटल एनर्जी चेंज आया है वो कितना रहा होगा जब उसने कोई भी हीट को एब्जॉर्ब करा था या रेडिएट करा था। ठीक है, इसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड जो आपके पास इंथैल्पीज है वो भी पढ़ी थी, तो वहीं पर आपको ये टर्म्स पढ़ाई गई थी। कौन कौन सी थी मेरे पास, एक तो था इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एक थी इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और एक क्या थी, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो एंट्रोपी वाला टॉपिक है वो खत्म होता है। अब इसके बाद हमारे चैप्टर का बचेगा लास्ट टॉपिक जो कि रहेगा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, और उसी में हम लोग करेंगे इसके और उसके मिले जुले न्यूमेरिकल्स। ठीक है।